नमस्कार। देश प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उत्पादों की जानकारी ली। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। यूपी ट्रेड शो 2025 के स्वदेशी मेला में आज इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री श्रवण निषाद जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री सहजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस यूपी ट्रेड फेयर में उपस्थित गोरखपुर के सभी नागरिक बंधुओं बहनों और ट्रेड फेयर में आए हुए प्रदेश भर के अलग अलग जनपदों के सभी युवा उद्यमी और महिला समूह से जुड़े हुए सभी बहनें और उपस्थित महानुभाव, दीपावली के पहले जब बाजार में चहल पहल है और पर्व और त्योहारों के पहले हरेक भारतीय के मन में यह भाव रहता है कि वह कुछ खरीद फरोख्त करेगा, उन स्थितियों के में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि दीपावली के पहले 10 दिवसीय एक ट्रेड फेयर हर जनपद में लगाया जाएगा। और मुझे प्रसन्नता है कि सभी 75 के 75 जनपदों में स्वदेशी उत्पादों का ट्रेड फेयर कल और आज में प्रारंभ हो रहा है और अगले 8-10 दिनों तक ये संबंधित जनपदों में उत्तर प्रदेश से बनी हुई उत्पादों को आम जन के लिए उपलब्ध करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएगा। मैं गोरखपुर के इस स्वदेशी मेला के लिए उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए जितने भी उद्यमी यहां पर आए हैं, महिला समूह से जुड़ी हुई बहनें यहां पर आई हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी सितंबर महीने में 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है, जहां पर एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे
विदेश से आने वाले लोगों के द्वारा यहां के उत्पाद को खरीदा जाता है, उसके ऑर्डर दिए जाते हैं और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के उद्यमी और व्यापारियों के द्वारा बनाए गए उत्पाद आज दुनिया के मार्केट में पहुंच रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार के ट्रेड फेयर में उत्तर प्रदेश के अंदर के 2250 से अधिक हमारे उद्यमियों ने अपने प्रोडक्ट को वहां पर शोकेसिंग किया था। 500 से अधिक फॉरेन बायर्स वहां उपस्थित हुए थे और उनकी जो बिक्री हुई थी, जो यहां के उद्यमी थे, 5 दिन के ट्रेड फेयर में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक का सामान उनका बिका है वहां पर। आप अनुमान करिए 11,200 करोड़। ये आज एक नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश को आज बीमारू से एक नया उद्यम प्रदेश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ये उद्यम का मतलब उद्योग लगेंगे तो नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, उद्यम लगेंगे तो उसके लिए कनेक्टिविटी होगी, तो विकास उस मार्ग से केवल उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग नहीं जाएंगे, आम जन भी जाएगा, हर एक व्यक्ति को सुविधा प्राप्त होगी। उद्यम लगेंगे तो उनके साथ तकनीक भी आएगी, उस तकनीक के लिए स्थानीय स्तर पर सर्विस सेंटर भी स्थापित होंगे, लोगों को अपने आप को प्रस्तुत करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। और यही कुछ तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 8.5 वर्ष के अंदर यही प्रगति आज उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उठा करके देश की अर्थव्यवस्था के रूप में, ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत होने वाले उत्तर प्रदेश की हम सबको देखने को मिल रही है। आप अनुमान करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में उद्यम लगाना एक सपना था। जो उद्योग पहले से थे या जिन व्यापारियों के द्वारा यहां व्यापार किया जाता था, उनकी मजबूरी हो गई थी, अन्यथा जो अराजकता थी उस अराजकता में लोग उत्तर प्रदेश से भागने की फिराक में ज्यादा रहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण जो दिया गया, प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़े, उसका परिणाम है कि सुरक्षा का माहौल मिला। सरकार ने नियमों में शिथिलता की, सरलीकरण किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर किया। एमएसएमई सेक्टर में जो भी उद्यम लगाना चाहते हैं उनको 1000 दिनों तक यूनिट लगाने की पूरी छूट दी और कहा गया 1000 दिनों तक आप अपना एनओसी लेते रहिए, आप उद्यम लगा करके अपना प्रोडक्शन प्रारंभ करिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। परिणाम है आज यही प्रदेश जहां पर कभी जो पहले एमएसएमई का एक क्लस्टर माना जाता था, वह उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे करके ये बंदी के कगार पर जा चुका था। आज उस उत्तर प्रदेश में फिर से 96 लाख एमएसएमई यूनिट यानी छोटे छोटे लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम 96 लाख की संख्या में फिर से पुनर्जीवित हुए और 2 करोड़ से अधिक लोगों को इसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार की गारंटी प्राप्त हुई। आप अनुमान करिए कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला कोई सेक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर है तो वह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का एक क्षेत्र है, जिसने बड़े पैमाने पर रोजगार दिया। और ये केवल रोजगार आज का नहीं, संकट के समय का रोजगार है। कोरोना में जब 40 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक जो अन्य राज्यों में कार्य करते थे वापस उत्तर प्रदेश में आए,
तो उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर का ही आह्वान किया था और मैंने उस समय कहा था कि कम से कम एक कारीगर को, एक हस्तशिल्पी को अपने यहां काम पे लगाइए। और मैं धन्यवाद दूंगा एमएसएमई यूनिट का। उन्होंने उस समय जहां भी कोई काम मांगने के लिए गया, उन्होंने उसे रखा और परिणाम था उत्तर प्रदेश का 40 लाख कारीगर और जो भी नौजवान था वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही काम पाने में उसे सफलता प्राप्त हुई। आत्मनिर्भरता यहां से शुरू होती है। आत्मनिर्भरता हर एक क्षेत्र में। आज उत्तर प्रदेश उसका एक मॉडल बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5 वर्ष के अंदर न केवल कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बल्कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे, रेलवे, मेट्रो, इनलैंड वाटरवे, एयर कनेक्टिविटी, इन सब में भी एक लंबी छलांग लगाई है, एक लंबी छलांग लगाई है। और लगातार आप अनुमान करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, वाराणसी और लखनऊ। गोरखपुर का एयरपोर्ट कभी कभी चलता था, आगरा भी साल में 2-4 बार चल लेता था। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट कार्य कर रहे हैं। 16 एयरपोर्ट, इनमें से 4 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग जेवर में बनाने जा रहे हैं, जो इस वर्ष के अंत में प्रारंभ होने वाला है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर ही बन रहा है। यानी एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ मेट्रो के मामले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे अच्छा माध्यम माना गया है मेट्रो। और मेट्रो आज प्रदेश के 6 सिटी में चल रही है। इलेक्ट्रिक बसेज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी बड़े महानगरों में हमने प्रारंभ कर दी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर इस महीने हम लोग इलेक्ट्रिक बसेज के मैन्युफैक्चरिंग का भी एक नया केंद्र, एक नए उद्यम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आप अनुमान करिए, अब उत्तर प्रदेश में ही इलेक्ट्रिक बस बनेगी जिसके लिए डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही बनेगी और उत्तर प्रदेश में उसके माध्यम से नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और साथ साथ हम पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर ने सरकार की महतारी वंदन योजना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े बताए कि योजना से जुड़ी 5 लाख महिलाओं को 20वीं किश्त क्यों नहीं मिली है। पीएम ने पहली किश्त 70 लाख महिलाओं को दी थी। गृह मंत्री शाह ने 64 लाख महिलाओं को दी, तो 5 लाख हितग्राही कम कैसे हुए। वंदन योजना की जब शुरुआत हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश के 70 लाख महिलाओं को 655 करोड़ रुपए की राशि जारी किए थे। और आज 20 महीना बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त जारी करते हैं तो उसमें से 5 लाख महिलाओं का नाम काट जाता है। 5 लाख महिलाएं इस योजना से बाहर हो जाती हैं। ये तो सरासर धोखा है महिलाओं के साथ। क्या यही मोदी की गारंटी है? राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में एक नर्सिंग स्टाफ की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक महिला का शव कमरे से पाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि घटना अत्यंत हिंसक रही होगी। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में पूछताछ शुरू कर दी है। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में प्रतिबंधित मांस ले जाते से स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। इसके विरोध में कुछ युवक रोड पर आ गए और फिर काफी देर तक हंगामा होता रहा। रोड जाम की स्थिति बनने लगी। सूचना मिलते ही मौके पर नगर थाना पुलिस पहुंची और मामले को शांत किया। चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यह कि एक टोटो चालक है जो गाय का मांस लेके जा रहा था बोरा में भर के, और
का यह भी कहना है कि जिप्सी गाड़ी जो इन्होंने रोका था पहले, जिप्सी गाड़ी ने पैसा लेके उस टोटो वाले को भेज दिए यहाँ से। फिर हमारे कुछ साथी ने उसे ऑल इन वन के बाहर गाड़ी ओवरटेक करके पकड़ा और यही बरामद किया कि बोरा में बहुत भारी मात्रा में गाय का मांस पड़ा है। IASSI का 24वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की है और कार्यक्रम का शुभारंभ भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। IASSI का 24वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है, जहां कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री के साथ कई सारे अधिकारी, मंत्री मौजूद हैं। कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग भी मौजूद हैं, कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद हैं। IASSI का 24वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम धामी ने शिरकत की है। IASSI का 24वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी ने सीएम ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। IASSI का 24वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री के साथ साथ कई सारे मंत्री, कई सारे अधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित भी किया है। इसी के साथ सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। IASSI का 24वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित किया है। जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया है। इसी के साथ दीप प्रज्वलित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें देहरादून से है, जहां IASSI का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री के साथ साथ कई अधिकारी और मंत्री भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, इसी के साथ जनता को संबोधित भी किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसी के साथ मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। कार्यक्रम आयोजकों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री के साथ साथ कई अधिकारी और मंत्री मौजूद हैं। इसी के साथ कई गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। भारी संख्या में लोग मुख्यमंत्री को देखने के लिए पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं सोलर मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे अभियान, प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान जैसी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके निरंतर सहयोग से हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड में सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के साथ साथ सतत विकास की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, साथ ही पति और पत्नी दोनों को पेंशन देने का निर्णय लेना हो, सभी पेंशन योजनाओं में त्रैमासिक के स्थान पर मासिक भुगतान करना हो, पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन करना हो, अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क प्रदान करना हो, या फिर प्रदेश के दिव्यांग कार्मिकों का वाहन भत्ता बढ़ाना हो। हम अपने प्रत्येक निर्णय द्वारा प्रदेश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार ने वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी संकल्पता के साथ प्रतिबद्ध होकर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि राज्य में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखते हुए सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस दिशा में हाल ही में हमारी सरकार ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन को सुनिश्चित करने हेतु त्रिस्तंभीय एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत की है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमने गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता, जन्म के समय लिंगानुपात, स्वच्छ ऊर्जा
शहरी विकास, वित्तीय समावेशन और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, सौर ऊर्जा क्रांति अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन और मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। मेरा मानना है कि हमें उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करना होगा, क्योंकि पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य हमारा नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश में उस इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड पर्यावरणीय रूप से एक संवेदनशील राज्य है। अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने इस साल जो हमको एक बड़ी चुनौती आपदा के रूप में, जिसका हमने पिछले 2-3 महीने से लगातार जिसका सामना किया है और पूरे राज्य के अंदर उसके कारण से एक बड़ा नुकसान हुआ। धराली से 5 अगस्त से शुरू हुई ये आपदा पूरे राज्य के अंदर हर एक जनपद में बड़ी भीषण तबाही लेकर आई। हमारे राज्य में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन जैसी अनेक चुनौतियां हैं, जहां पर हमें बहुत प्रभावी तरीके से काम करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि एआई के माध्यम से इन सभी क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। हमें एआई संसाधनों को तेजी से अपनाकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि हमारी सरकार ने सामाजिक विकास के क्षेत्र में सामूहिक प्रयासों को और सशक्त बनाने के लिए टाटा ट्रस्ट, नेस्कॉम और बागवानी फाउंडेशन के साथ 3 महत्वपूर्ण समझौते भी किए हैं, जहां एक और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से राज्य में जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में समग्र और सतत विकास को सशक्त किया जा रहा है। वहीं नेस्कॉम और बागवानी फाउंडेशन के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, पाइथन, जनरेटिव एआई, कौशल विकास एवं स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में युवाओं को आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान किया जा रहा है।